अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकात। दोस्तों, कहीं गोल की गूंज है, कहीं गोलियों की गरज है, कहीं जश्न की आवाज है तो कहीं धमाकों का शोर है। गजा स्पेन की जीत पर मुस्कुरा रहा नेतन्याहू अर्जेंटीना का झंडा बुलंद कर रहे। ईरान के बंदरगाह आग में घिरे हैं। IRGC खाड़ी देशों को खुली चेतावनी दे रहा और यमन का याफा ड्रोन इजराइल के आसमान पर नया साया बन चुका है। आखिर मिडिल ईस्ट किस मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां खेल भी सियासत है और हर धमाका आने वाली बड़ी जंग की दस्तक। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मैं हूं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे 700 ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी दुआएं उन सभी लोगों के साथ। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में इस वक्त सिर्फ मिसाइलें और ड्रोन ही नहीं उड़ रहे, बल्कि सियासत अब खेल के मैदान तक पहुंच चुकी है। जिस फुटबॉल को पूरी दुनिया एक खेल, एक जुनून और करोड़ों लोगों की मोहब्बत मानती है, वही फुटबॉल अब इजराइल और फलस्तीन के बीच चल रही सियासी लड़ाई का नया चेहरा भी बन गया। एक तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुलकर अर्जेंटीना टीम के समर्थन में नजर आए, तो दूसरी तरफ गजा की तबाह सड़कों पर स्पेन की जीत का ऐसा जश्न देखने को मिला जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। सवाल ये है कि आखिर एक फुटबॉल मैच को लेकर इतना बड़ा राजनीतिक संदेश क्यों दिया जा रहा। आइए पूरी कहानी समझते हैं। दोस्तों, दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने बयान में साफ कहा कि वो व्यक्तिगत तौर पर अर्जेंटीना टीम का समर्थन कर रहे। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी राय में ज्यादातर इजरायली भी अर्जेंटीना के साथ हैं। पहली नजर में ये एक सामान्य खेल प्रेमी का बयान लग सकता है, लेकिन मिडिल ईस्ट की मौजूदा राजनीति को देखते हुए इस बयान को सिर्फ फुटबॉल तक सीमित नहीं माना जा रहा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय आया जब अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई लगातार इजराइल के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की बात कर रहे हैं। मिलेई कई मौके पर इजराइल के समर्थन में खुलकर बोल चुके हैं और उन्हें अमेरिका और इजराइल के करीबी नेताओं में गिना जाता है। ऐसे में जब नेतन्याहू अर्जेंटीना टीम के लिए समर्थन जताते हैं तो बहुत से लोग इस खेल से ज्यादा एक राजनीतिक संदेश के रूप में देखते हैं। यानी ये बताने की कोशिश की अर्जेंटीना और इजराइल के रिश्ते सिर्फ कूटनीतिक तक सीमित नहीं है, बल्कि हर मंच पर एक दूसरे के साथ खड़े हैं। दोस्तों, जैसे ही स्पेन ने विश्व कप का फाइनल मुकाबला अपने नाम किया, गजा की गलियों में अचानक खुशी की लहर दौड़ गई। जिन सड़कों पर पिछले 4 सालों से तबाही, धूल, मलबा और सन्नाटा दिखाई देता था, वहीं लोग घरों से बाहर निकल आए। कई जगह नौजवान झंडे लेकर सड़कों पर दौड़ते हुए दिखाई दिए। बच्चों ने तालियां बजाई, लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया और स्पेन की जीत का जश्न मनाया। ये सिर्फ किसी टीम की जीत की खुशी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी उम्मीद का इजहार था जिसे गजा के लोग लंबे समय से तलाश रहे थे। आखिर गजा के लोगों ने स्पेन की जीत पर जश्न क्यों मनाया? इसकी वजह स्पेन की राजनीति और उसके हालिया रुख में छिपी हुई है। पिछले कुछ समय से स्पेन की सरकार गजा में संघर्ष विराम की मांग करती रही है। स्पेन के कई नेताओं ने नागरिकों की मौत पर चिंता जताई और फलस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता बढ़ाने की बात भी कही है। इसी वजह से गजा के बहुत से लोग स्पेन को उन देशों में मानते हैं जिन्होंने उनके दर्द को दुनिया के सामने रखने की कोशिश की। यही कारण कि स्पेन की जीत उनके लिए सिर्फ खेल की जीत नहीं थी, ये उस देश की जीत थी जिसे वे अपने दर्द को समझने वाला मानते हैं। इसलिए गजा में लोगों ने इस जीत को अपनी खुशी की तरह महसूस किया। दोस्तों, अब रुख करते हैं उस खबर की जिसने एक बार फिर पूरे मिडिल ईस्ट में बेचैनी बढ़ा दी। जब दुनिया की नजरें ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव पर टिकी हुई हैं, तभी ईरान के दक्षिण और उत्तर पश्चिम हिस्सों से लगातार धमाकों की खबरें सामने आने लगी। धमाकों ने सिर्फ स्थानीय लोगों को ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मशहूर इमाम खुमैनी फोर्ट, तबरेज और कोनारक जैसे अहम इलाकों में हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए, जिससे ये साफ दिखाई देने लगा कि जंग अब एक नए और ज्यादा खतरनाक दौर में दाखिल हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले ईरान के दक्षिण पश्चिमी शहर माशहर से जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि धमाकों की गूंज कई किलोमीटर तक महसूस की गई। इसके कुछ ही देर बाद इमाम खुमैनी पोर्ट के आसपास भी विस्फोटों की खबरें सामने आने लगी। इन दोनों इलाकों की अहमियत इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि यही ईरान के सबसे बड़े औद्योगिक और ऊर्जा केंद्रों में माने जाते हैं।
दोस्तों, माशहर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल उद्योग की रीढ़ माना जाता है। देश की कई बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनियां यहीं काम करती हैं। अगर ऐसे महत्वपूर्ण इलाकों में हमले होते हैं तो इसका असर सिर्फ सैन्य मोर्चों तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि उत्तर पश्चिमी शहर तबरेज को भी निशाना बनाया गया। तबरेज ईरान का एक रणनीतिक शहर माना जाता है। कई जगह जहां कई सैन्य और औद्योगिक ठिकाने मौजूद है। इस शहर का भौगोलिक महत्व भी काफी बड़ा है क्योंकि ये तुर्की, अजरबैजान और आर्मेनिया की दिशा में जाने वाले रास्तों के करीब में स्थित है। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह की सैन्य गतिविधियां पूरे इलाके की सुरक्षा के लिहाज से अहम मानी जाती हैं। उधर दक्षिण पूर्वी इलाके कोनारक से भी बड़ी खबर सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ ईरान की एयर डिफेंस प्रणाली को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया। आसमान में लगातार निगरानी बढ़ा दी गई और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इन घटनाओं के बाद पूरे ईरान में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए जबकि कई जगहों पर आम लोगों की आवाजाही भी सीमित कर दी गई। अधिकारियों ने लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने और सरकारी सूचनाओं पर भरोसा रखने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई की बात कर रहा है। पिछले दिनों ईरान ने दावा किया था कि उसने जॉर्डन, इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों को मिसाइलों से निशाना बनाया। आईआरजीसी पहले ही चेतावनी दे चुका कि अगर अमेरिकी हमले जारी रहे तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त होगा। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि देश की सुरक्षा और रणनीतिक ठिकानों की रक्षा हर हाल में की जाएगी। इसी वजह से एयर डिफेंस सिस्टम को लगातार सक्रिय रखा जा रहा और संवेदनशील इलाकों की निगरानी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दी गई है। दोस्तों, बात करते हैं उस घटनाक्रम की जिसने इस जंग को और खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा किया। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों, परमाणु सुविधाओं और रणनीतिक इलाकों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ईरान ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ बचाव की रणनीति नहीं अपनाएगा बल्कि हर हमले का जवाब अपने तरीके से देगा। यही वजह है कि अब जंग का मैदान सिर्फ ईरान की सरजमीन तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव तेजी से फैलता दिखाई दे रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने दावा किया कि उसने जॉर्डन के अकाबा एयरपोर्ट पर मौजूद अमेरिकी सैन्य संपत्तियों को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्रवाई में अमेरिकी C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट विमान और P-8 समुद्री निगरानी विमान को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा किया गया है। अकाबा एयरपोर्ट की अहमियत को समझना भी जरूरी है। ये सिर्फ एक सामान्य हवाई अड्डा नहीं बल्कि क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब माना जाता है। यहीं से सैनिकों की आवाजाही, सैन्य उपकरण की आपूर्ति और कई ऑपरेशनल गतिविधियां संचालित होती हैं। इसलिए अगर इस तरह के किसी ठिकाने को निशाना बनाया जाता है तो उसका असर केवल एक एयरपोर्ट तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे सैन्य नेटवर्क पर पड़ सकता है। इसी बीच आईआरजीसी की तरफ से एक और बड़ा बयान सामने आया जिसने पूरे खाड़ी क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस बार निशाने पर है कुवैत। आईआरजीसी ने अपने बयान में कहा कि कुवैत की जमीन किसी भी ऐसी विदेशी सैन्य ताकत के लिए सुरक्षित ठिकाना नहीं बन सकती जो ईरान के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने साफ इशारा किया कि अगर किसी भी खाड़ी देशों की जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान चलाने के लिए किया गया तो ऐसे ठिकाने भी जवाबी कार्रवाई से सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। आईआरजीसी ने अपने बयान में अमेरिका पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सेना ने पिछले कई दशकों में अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, यमन, लेबनान और फलस्तीन जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। इसी आधार पर आईआरजीसी ने अमेरिका को क्षेत्र की अस्थिरता के लिए जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि अब ईरान अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ ताजा रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात के रास अल खैमा इलाके में कम से कम 3 जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी है। धमाकों के बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाकों की आवाज दूर दूर सुनाई दी जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई। हालांकि शुरुआती घंटों में इन धमाकों की वजह को लेकर अलग अलग तरह की जानकारियां सामने आती रही, लेकिन इतना जरूर साफ है कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। इन घटनाओं के बीच इराक से भी एक बड़ा बयान सामने आया। इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर अपने हमले तेज किए तो वे भी सीधे इस संघर्ष में शामिल होंगे। संगठन का कहना है कि वो क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को स्वीकार नहीं करता और जरूरत पड़ने पर
जवाबी कार्रवाई करेगा। विश्लेषकों का मानना है कि अगर इराक के सशस्त्र समूह खुलकर मैदान में उतरते हैं तो अमेरिका के लिए सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि इराक में मौजूद अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा भी बड़ी चुनौती बन सकती है। यही वजह है कि इस बयान को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक यमनी मिलिट्री मीडिया ने अपने चर्चित याफा ड्रोन का नया वीडियो जारी किया। ये वीडियो उस पहले ऑपरेशन की दूसरी बरसी के मौके पर जारी किया गया जिसमें हूती विद्रोहियों ने दावा किया था कि इसी ड्रोन के जरिए तेल अवीव की दिशा में हमला किया गया। अब 2 साल बाद इस ड्रोन का नया फुटेज जारी करके हूतियों ने एक बार फिर ये संदेश यानी पैगाम देने की कोशिश की है कि उनकी सैन्य क्षमता अब भी बरकरार है और वे अभियान को जारी रखने के लिए बिल्कुल तैयार है। वीडियो में ड्रोन की उड़ान, उसकी तैयारी और ऑपरेशन से जुड़े कई दृश्य दिखाए गए। हूती विद्रोहियों का कहना है कि याफा कोई साधारण ड्रोन नहीं बल्कि दूरी तक उड़ान भरने और सटीक निशाना लगाने की क्षमता रखने वाला हथियार है। उनका दावा है कि ये ड्रोन इसराइल के भीतर गहराई तक पहुंच सकता है और जरूरत पड़ने पर अहम ठिकानों को निशाना बना सकता है। हौसी संगठन ने अपने बयान में कहा कि फिलिस्तीन के समर्थन में उनका अभियान जारी रहेगा। उनका कहना है कि जब तक गजा में सैन्य कार्रवाई और हिंसा खत्म नहीं होती तब तक उनके ड्रोन और मिसाइल अभियान भी जारी रहेंगे। इस बयान को क्षेत्रीय तनाव के बीच एक नई चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से हूती विद्रोही लाल सागर और आसपास के समुद्री इलाकों में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने कई बार ऐसे जहाजों को निशाना बनाने का दावा भी किया है जिन्हें वे इजराइल या उसके सहयोगियों से जुड़ा हुआ बताते हैं। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार भी कई बार प्रभावित हुआ और कई जहाज को अपने रास्ते बदलने पड़े। विश्लेषकों यानी तज्जियाकारों का कहना है कि हूती अब सिर्फ यमन तक सीमित संगठन नहीं रह गए। उनकी हर गतिविधि का असर पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा स्थिति पर पड़ता है। यही वजह है कि उनके जरिए जारी किया गया हर वीडियो और हर बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचता है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो का खुलासा यही है कि मिडिल ईस्ट की ये जंग अब सिर्फ गोलियों और मिसाइलों की ही नहीं बल्कि राजनीति, कूटनीति, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, समुद्री रास्तों और आधुनिक ड्रोन युद्ध का भी संगम बन चुकी है। हर नया बयान, हर नई सैन्य गतिविधि और हर नई चेतावनी इस बात का इशारा दे रही है कि हालात अब भी बेहद नाजुक है। इसलिए आने वाले दिनों में जो भी फैसला होगा उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की राजनीतिक, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। मिलता है अगली वीडियो, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।